हाँ, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले दो ठोस गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर मोटा खोखले गोलक में बदलने पर नए गोलक के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। है ना, क्या बोला? ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि हमारे पास दो गोलक है, दो ठोस गोलक है, एक सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला और दूसरा एक गोलक है 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला। 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले दो गोलकों को क्या किया है? गला दिया है, गलाया है। और गला करके बोल रहा है क्या कि इससे 1 सेंटीमीटर मोटा खोखला गोलक बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर मोटा खोखला गोलक, मतलब इन दोनों को गला करके एक ऐसा गोलक तैयार किया है जो कि खोखला है लेकिन उसकी कुछ मोटाई भी है। कितनी मोटाई उसकी? 1 सेंटीमीटर। मतलब यही हो गया हमारा क्या? 1 सेंटीमीटर मोटाई, है ना। तो 1 सेंटीमीटर मोटा खोखला गोलक तैयार किया, 1 सेंटीमीटर मोटा खोखला गोलक तैयार किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भाग मोटाई दिखा रहा है, जिस भाग को मोटाई कह रहा, मोटा कह रहा, वो भाग मेरा ठोस है। खोखला गोलक तैयार करने का मतलब ये पूर्ण रूप से खोखला नहीं है, ये पूरी तरह खोखला नहीं है, बल्कि ये कुछ ठोस है और कुछ खोखला भाग है। तो ठोस कितना है? 1 सेंटीमीटर मोटाई वाला ठोस है और बाकी ये जो अंदर वाला जो भाग है ये है हमारा खोखला। भाई बात समझ में? तो बोल रहा क्या कि इन दोनों गोलक को गलाकर एक नया गोलक तैयार किया है ना। गला करके इन दोनों के से जितना भी ठोस मिला है, जाहिर सी बात है कि अगर ये भी लोहा का हो, अगर ये भी लोहा का हो, तो इसको गलाया और इसको गलाया तो इन दोनों से जितना लोहा प्राप्त हुआ, लोहा प्राप्त होने का मतलब इन दोनों से जितना आयतन प्राप्त हुआ, ठोस का आयतन जितना था, वो पूरा का पूरा ठोस का आयतन इस तरह के खोखले गोलक में परिणित हो गया। कहने का मतलब पूरे गोलक को मतलब पूरे इस तरह के खोखले गोलक को बनाने में सारा का सारा लगा है। कहाँ पे लगा है? हम लोग ये समझेंगे कि कहने का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर ठोस गोलक को अगर गलाया है और गला करके इसके पूरे आयतन से अगर इस खोखले गोलक को अगर बनाया है तो इसका पूरा का पूरा आयतन कहाँ लगा है, कहाँ पे खर्च हुआ है? इसका पूरा का पूरा ठोस आयतन कहाँ पे खर्च हुआ है? तो इसके सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग को बनाने में। इस खोखले गोलक के, इसको कहा जा रहा है खोखला गोलक, इस खोखले गोलक के ठोस भाग में ही इन दोनों का आयतन क्या है? छुपा है। मतलब इससे जितना सारा ठोस निकला और इससे जितना सारा ठोस निकला, वो पूरा का पूरा ठोस इसके ठोस भाग में ही जमा है। मतलब इस खोखले गोलक के ठोस भाग का आयतन इन दोनों गोलकों के कुल आयतन के बराबर है। मतलब इन दोनों गोलक का, इस गोलक का आयतन जितना है, इसके ठोस भाग का आयतन जितना होगा, इसके ठोस भाग का आयतन जितना होगा, दोनों आयतन को जब जोड़ेंगे तो दोनों आयतन जुट करके किस गोलक को तैयार करेंगे? इस नए गोलक को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस नए गोलक के क्या पूरे भाग को तैयार कर रहे हैं, संपूर्ण भाग को तैयार कर रहे हैं? नहीं, इस पूरे गोलक के सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग को तैयार कर रहे हैं। जो भाग इसका खाली है, ये वाला भाग अगर पूरी तरह से खाली है तो क्या इस भाग में इसका एक भी अंश है? नहीं है। इन दोनों का टोटल ठोस भाग का अंश सिर्फ और सिर्फ इसके ठोस भाग में ही है, इसके मोटाई वाले भाग में ही है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इस खोखले गोलक में अगर बदला जाएगा तो नए गोलक के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हो गया मेरा नया गोलक। इस नए गोलक के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल हमको निकालना है। बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? अब ये हम लोग समझेंगे कि बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। सम को समझ गए कि सम क्या है हमारा? इन दोनों गोलक को गला करके ये नया गोलक तैयार किया। मतलब इन दोनों गोलक का जो टोटल आयतन होगा वो कुल आयतन इस खोखले गोलक के आयतन के बराबर होगा। लेकिन खोखले गोलक का पूरा आयतन नहीं, इस खोखले गोलक के सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग के आयतन के बराबर होगा। इन दोनों गोलकों का टोटल आयतन इसका ठोस भाग में शामिल है, ठोस भाग को बनाया है। इन दोनों गोलक का टोटल आयतन तो इसके ठोस भाग के आयतन के बराबर ही होगा। आई बात समझ में? तो इन दोनों गोलक का कुल आयतन निकालेंगे, इस गोलक का आयतन, इस गोलक का आयतन निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आयतन पता चल जाएगा। और इस गोलक का टोटल आयतन इस गोलक के टोटल इस गोलक के, नए गोलक के, खोखले गोलक के ठोस भाग के आयतन के बराबर हो। लेकिन
सम क्या बोला है सबसे पहले, ये तो समझ गए कि ये क्या है सम, सम में बोला क्या है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि सम में हमको पूछा क्या है। सबसे पहला हमारा फोकस यही रहता है, ये देखना, ये ढूंढना कि हमको सवाल में पूछा क्या है, हमारा फोकस वही जाएगा सबसे पहले। तो सवाल में पूछ रहा बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। तो हम बताए हैं कि जब भी हम लोग निकालते हैं बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल चाहे भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल, तो हम बताए हैं कि जिसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धव्यास उसी का यूज होता है। अगर हम लोग को भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है तो भीतर वाले अर्धव्यास से काम होगा, भीतर वाले अर्धव्यास को यूज कर देंगे तो भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और बाहरी अर्धव्यास को, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाहरी अर्धव्यास को अगर यूज कर दें, ये कहलाता है भीतरी अर्धव्यास, ये बाहरी अर्धव्यास। तो बाहरी अर्धव्यास को अगर यूज कर दें तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और भीतरी अर्धव्यास को यूज करेंगे तो भीतर वाले भाग का वक्रतल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर भीतर वाले अर्धव्यास का यूज कर दे आयतन के फॉर्मूले में तो भीतरी आयतन पता चल जाएगा, मतलब ये खाली वाले भाग का आयतन। और बाहरी अर्धव्यास अगर आयतन में प्रयोग कर दे तो बाहरी आयतन पता चल जाएगा, मतलब ये बाहर वाले गोलक का आयतन पता चल जाएगा जिसके अंदर ये ठोस भाग भी है और खाली वाला भाग भी है। तो अर्धव्यास के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग जिस अर्धव्यास का यूज करेंगे आयतन या क्षेत्रफल वहीं तक का बताएगा। आई बात समझ में। तो हमको बोल रहा बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालो, तो बाहरी वक्रतल के क्षेत्रफल के लिए बाहरी अर्धव्यास का होना काफी जरूरी है। जब तक हम लोगों को बाहरी अर्धव्यास नहीं पता चल जाता है तब तक हम लोग बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग सवाल में पढ़ेंगे कि बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी अर्धव्यास की जरूरत है, और सवाल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बाहरी अर्धव्यास दिया है। सवाल में पढ़ लिए जो नया गोलक तैयार हुआ है उस नए गोलक का बाहरी अर्धव्यास नहीं दिया है। ये जो दोनों दिया हुआ है अर्धव्यास, ये दोनों अर्धव्यास इन दोनों गोलक का है, लेकिन जिस नए गोलक को तैयार किया उस नए गोलक का सिर्फ और सिर्फ मोटाई दिया है 1 सेंटीमीटर मोटा। सिर्फ और सिर्फ इस नए गोलक का मोटाई दिया है कि इसका ठोस भाग की मोटाई कितनी है, सिर्फ इसकी मोटाई को दिया हुआ है, लेकिन इसका न तो भीतरी अर्धव्यास दिया न तो बाहरी अर्धव्यास दिया। जब तक हमको भीतरी अर्धव्यास और बाहरी अर्धव्यास नहीं पता चल जाएगा तब तक हम लोग भीतरी आयतन बाहरी आयतन भी नहीं निकाल सकते हैं, और ना ही बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हम देखें कि बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी अर्धव्यास का होना बहुत जरूरी है, जो कि सवाल में नहीं दिया है। तो इसका मतलब बाहरी अर्धव्यास हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो बाहरी अर्धव्यास अगर नहीं पता है तो बाहरी अर्धव्यास को हम लोग मान लिए बाहरी अर्धव्यास को। अच्छा, अगर बाहरी अर्धव्यास को हम मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाहरी अर्धव्यास का मान निकालना पड़ेगा। अगर r माने तो इसका मान निकालना पड़ेगा। मान निकालेंगे किस तरह से, क्या तरीका है, तो हम लोग जानते हैं, ऑलवेज यही जान रहे हैं कि जिसको भी मानते हैं उसका अगर मान निकालना है तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनता कैसे इक्वेशन बनेगा, तो सम में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे, या अगर सम में सवाल में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम खुद से ढूंढेंगे कि सवाल में बराबर दिखाने लायक है क्या। तो सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया जिसको हम निकाल के बराबर दिखाए, न तो आयतन न तो क्षेत्रफल, ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन सवाल में बराबर दिखाने लायक बोल दिया है। अभी जो हम इसके पहले समझे, क्या इन दोनों गोलक का जो टोटल आयतन होगा वो आयतन इस नए गोलक को बनाया है, इन दोनों को गलाया और इस नए गोलक को बनाया, मतलब इन दोनों गोलक का जो ठोस निकल के आएगा, ठोस भाग का जो आयतन निकल के आएगा वो ठोस भाग का आयतन इस खोखले गोलक को तैयार करने में काम आया है। मतलब इस दोनों गोलक के ठोस भाग का आयतन इस नए गोलक के आयतन के बराबर होगा, लेकिन नए गोलक के पूरे आयतन को नहीं, क्योंकि इसका ठोस भाग सिर्फ और सिर्फ इसके ठोस भाग में ही शामिल है। मतलब जिस भाग पर हम डार्क किए हैं वही उसी भाग के आयतन के बराबर इन दोनों का आयतन होगा, क्योंकि इन दोनों का आयतन सिर्फ और सिर्फ इस डार्क वाले पार्ट को ही बनाया है, मतलब ठोस वाले भाग को, मतलब मोटाई वाले भाग को ही बनाया है, खाली वाले भाग को नहीं। इसका मतलब इस गोलक के ठोस भाग का आयतन इन दोनों गोलक के कुल आयतन के बराबर होगा। तो इतना तो हम समझ गए कि सवाल में बराबर दिखाने लायक क्या दिया है, इन दोनों गोलक का कुल आयतन इस ठोस गोलक के ठोस गोलक के, मतलब कि इस नए गोलक के ठोस भाग के आयतन के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों गोलक का आयतन निकालेंगे और जोड़ देंगे, पता चल जाएगा इन दोनों गोलक का आयतन कितना है। उसके बाद यहाँ पे इस नए गोलक का ठोस भाग का आयतन निकालेंगे और ठोस भाग का आयतन इन दोनों गोलक के कुल आयतन के बराबर दिखा देंगे, समीकरण बनेगा, है ना। तो समीकरण हम लोग क्या देखे अभी कि दोनों गोलक का आयतन
खोखले गोलक के ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो दोनों गोलक का आयतन कैसे निकलेगा? तो दोनों का अर्धव्यास दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग दोनों गोलक का आयतन निकाल पाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों गोलक का टोटल आयतन मिल जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद खोखले गोलक का आयतन कैसे निकालेंगे? खोखले गोलक का ठोस भाग का, तो खोखले गोलक का ठोस भाग का आयतन हम बताए हैं पहले भी कि भीतरी अर्धव्यास को यूज करके भीतर वाले का आयतन निकालेंगे, मतलब खाली भाग का आयतन, और बाहरी अर्धव्यास को यूज करके बाहर वाले गोलक का आयतन निकालेंगे, बाहर वाले। तो बाहर वाले अगर देखा जाए बाहर वाला गोलक, तो इस बाहर वाले गोलक में ये ठोस भाग और भीतर वाला भाग दोनों शामिल है। तो हम लोग अगर बाहर वाले आयतन में से ये भीतर वाले खाली भाग के आयतन को माइनस कर देंगे तो ये ठोस वाला भाग का आयतन हमको पता चल जाएगा। आई बात समझ में? सवाल पूरा क्लियर हो गया कि इन दोनों गोलक का आयतन निकालेंगे, जोड़ देंगे और इसके ठोस भाग का आयतन निकालेंगे और निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण मिलेगा तो r का मान मतलब अर्धव्यास मिल जाएगा, बाहरी अर्धव्यास, और बाहरी अर्धव्यास मिलेगा तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसी तरह से कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, सम बन जाएगा। तो पहले सबसे पहला मेरा काम क्या है कि बाहरी वक्रतल का माने बाहरी अर्धव्यास को मानना। तो मानेंगे माना नए गोलक के बाहरी अर्धव्यास कितना हो गया? नए गोलक का बाहरी अर्धव्यास हम लोग मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है। हम क्या बोले अभी कि इस नए गोलक का ठोस भाग का आयतन निकालना है। तो इस ठोस भाग का आयतन कैसे निकलेगा? बाहरी अर्धव्यास को यूज करके बाहर का आयतन, भीतरी अर्धव्यास को यूज करके भीतर का आयतन, और फिर दोनों को माइनस, तो ठोस भाग का आयतन पता चल जाएगा। तो बाहरी अर्धव्यास तो नहीं पता है, इसको तो मान लिया गया, लेकिन भीतरी अर्धव्यास क्या पता है? ये भी तो नहीं पता है। तो क्या उसको भी मानेंगे? नहीं, मानने की जरूरत नहीं, निकल जाएगा ऐसे ही। यहाँ पे लिखेंगे अब उस नए गोलक का भीतरी अर्धव्यास। तो भीतरी अर्धव्यास क्या हो जाएगा जरा गौर से देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि पूरा अगर 10 हो तो ये कितना होगा? कोई बता सकता है? 9 होगा। यहाँ पे बोल दिया कि ये कितना मोटा है, यहाँ से यहाँ तक की मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर बोल दिया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 10 होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर मोटाई हट जाएगा तो ये वाला भाग बढ़ जाएगा। तो हम तो पहले भी बताए थे कि अगर बाहरी अर्धव्यास और भीतरी अर्धव्यास पता है तो मोटाई कितनी है निकल जाएगा माइनस कर देने से दोनों अर्धव्यास को। या अगर दोनों अर्धव्यास में से एक अर्धव्यास पता और मोटाई पता है तो हम लोग तो भी निकाल सकते हैं कि बाहरी अर्धव्यास कितना है और भीतरी अर्धव्यास कितना है। अगर बाहरी अर्धव्यास पता है तो मोटाई को माइनस कर देंगे तो भीतरी अर्धव्यास पता चल जाएगा, और भीतरी अर्धव्यास कितना है ये अगर पता चल जाएगा तो मोटाई को प्लस कर देंगे तो बाहरी अर्धव्यास पता चल जाएगा। तो नए गोलक का भीतरी अर्धव्यास क्या हो जाएगा? r-1 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक बाहरी अर्धव्यास r है, उसमें से ये 1 को माइनस कर देंगे तो ये भीतरी अर्धव्यास नहीं पता चल जाएगा, ये भीतरी अर्धव्यास। तो बात समझ में आया? अब बाहरी अर्धव्यास और भीतरी अर्धव्यास पता चल गया तो बाहरी अर्धव्यास से बाहर का आयतन, भीतरी अर्धव्यास से भीतर का आयतन निकाल के माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाहरी आयतन खोखले गोलक, खोखले यहाँ पे गोलक का बाहरी आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला यही ना लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास को यहाँ पे आर से इंडिकेट किए तो आर बैठा दी। फिर खोखले गोलक का भीतरी आयतन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला यही लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। बस भीतर का आयतन निकालना है तो भीतर का अर्धव्यास जो कि r-1 है, तो r-1 का क्यूब इतना घन सेंटीमीटर ये हो गया और इतना घन सेंटीमीटर ये। दोनों का अब दोनों को माइनस कर देंगे तो ठोस भाग का आयतन निकल जाएगा। तो खोखले गोलक के ठोस भाग का आयतन कितना हो जाएगा? तो बाहर वाले आयतन से भीतर वाले आयतन को माइनस कर दिए, बाहरी आयतन से भीतरी आयतन को माइनस कर देंगे, ठोस भाग का आयतन मिल गया। इतना घन सेंटीमीटर हो गया मेरा ठोस भाग का आयतन।
अब यही ठोस भाग का आयतन इन दोनों गोलक के कुल आयतन के बराबर होगा। तो अब इस गोलक का भी आयतन और इस गोलक का भी आयतन निकालेंगे और निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आयतन पता चलेगा। फिर वो टोटल आयतन इस टोटल आयतन के बराबर होगा, बराबर दिखेगा। तो यहाँ पे अब ऊपर में निकाल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई, फार्मूला तो यही है 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब अर्धव्यास, तो 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला निकाल रहे हैं तो आर की जगह पे 1 बैठा देंगे, उसका क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब। फिर 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन निकाल रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई 6 का क्यूब, फार्मूला यही लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर, आर की जगह पे 6 आ जाएगा, उसका क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों को गलाया गया है, तो दोनों को गलाने पर प्राप्त कुल आयतन, मतलब दोनों को अगर गलाया जाएगा तो टोटल आयतन हमको कितना मिल जाएगा। तो जानते हैं कि इन दोनों गोलक को गला करके अगर किसी नए चीज को बनाएंगे तो दोनों गोलक को गलाएंगे तो टोटल कितना आयतन मिल जाएगा। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को जोड़ देंगे, ये जोड़ दिए, इसका आयतन जितना और इसका आयतन जितना दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल आयतन हमारा कितना रहा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो मेरा आयतन निकल के आया ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन इन दोनों के आयतन से बनाया गया है। मतलब इसके ठोस भाग में जितना भी आयतन है वो सारा का सारा आयतन इन्हीं दोनों का ही आयतन है। मतलब इन दोनों का टोटल वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के, ठोस भाग के वॉल्यूम के, सॉलिड भाग के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई एटीपी करके हम इक्वेशन को दिखा देते हैं, फिर सॉल्व बाद में करेंगे। क्या 4/3 पाई हो जाएगा मेरा आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर माइनस 1 क्यूब इक्वल टू, एक काम करो यहाँ पे 4/3 पाई इतना, यहाँ पे नहीं, हम नीचे में ही इक्वल दिखा दे रहे हैं, है ना, वहाँ पे जगह नहीं, यहीं पे इक्वल दिखा दे रहे हैं। एटीपी क्या हो जाएगा कि 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई 1 क्यूब प्लस 4/3 पाई 6 क्यूब, ये हो गया। मतलब ये ठोस भाग का आयतन इन दोनों के टोटल आयतन के समान हो गया। ये बन गया इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा r का मान निकलेगा और वही r का मान बाहरी अर्धव्यास होगा, एक्सटर्नल रेडियस, और वही बाहरी अर्धव्यास से बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल मिलेगा। तो पहले कितना नोट करो फिर आगे हम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला। अब इसके बाद इसका आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4/3 पाई यहाँ भी और यहाँ भी दिख रहा, तो 4/3 पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसीलिए हम लोग हर जगह सॉल्व नहीं किए, जैसे यहाँ पे भी सॉल्व, यहाँ पे भी सॉल्व, यहाँ भी सॉल्व, यहाँ भी सॉल्व नहीं किए। क्यों? क्योंकि जब इक्वल दिखाएंगे ना तो अपने आप 4/3 पाई कट जाएगा, सम और इजी हो जाएगा। तो 4/3 पाई यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा आर क्यूब माइनस यहाँ पे आर माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से भी दोनों में से 4/3 पाई को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 क्यूब प्लस यहाँ पे बच जाएगा 6 क्यूब। 4/3 पाई बोथ साइड से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब ये आर क्यूब जैसा था वैसी रहा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा मेरा a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले पे। हमारा a माइनस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला हो जाता है वो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे ये टूटेगा। तो जब तोड़ेंगे तो a की जगह पे यहाँ पे r दिख रहा और b की जगह पे 1 दिख रहा। तो क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे तो जहाँ जहाँ फार्मूले में a दिखेगा a की जगह r और b की जगह पे 1 पुट अप करते हुए जाएंगे। तो हो जाएगा मेरा a क्यूब, पहले a क्यूब है तो a की जगह पे r है उसका क्यूब। फिर यहाँ पे हम लोग इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, तो ब्रैकेट में यहाँ पे घेर रहे हैं, ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि सामने यहाँ पे माइनस है,
माइनस साइन है तो माइनस साइन सारे साइन से इंटू करता है, तो अभी नहीं, पहले इसको तोड़ ले उसके बाद बाहर निकालेंगे। तो ए क्यूब मतलब आर का क्यूब, फिर माइनस 3a² तो 3a², ए की जगह पे क्या है हमारा यहाँ आर, तो इसका स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह पे 1 प्लस 3ab², तो 3 इंटू ए की जगह पे आर इंटू b², बी की जगह पे 1 है उसका स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब, तो बी की जगह पे 1 है उसका क्यूब। ये हो गया पूरी तरह से मेरा ब्रैकेट क्लोज कर दिए। हम चाहे तो ये लगा भी सकते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट, सिर्फ मिडिल ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा दिए। फिर इक्वल टू के उस तरफ 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसको तोड़ेंगे पूरी तरह से, तो आर क्यूब माइनस ये जब टूटेगा तो आर का क्यूब टूटेगा, हो जाएगा आर क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 3 से 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर r², फिर माइनस प्लस माइनस 3 और ये 1² है, ये क्या है मेरा 1² है। तो 1 का स्क्वायर जब टूटेगा तो हो जाएगा 1, वो 1 इस 3 से इंटू करेगा तो 3 से 1 का इंटू होकर के हो जाएगा 3, फिर ये r जैसा वैसी रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस ये 1 का क्यूब हो जाएगा 1। इस बात मेरा समझ में आया कि ये क्या हुआ। यहाँ पे हम पूरे ब्रैकेट्स को तोड़ दिए, सारे को तोड़ दिए और साथ ही साथ बाहर वाले साइन से इस अंदर वाले सारे साइन को यहाँ पे इंटू कर दिए। फिर उस तरफ वाले को सबको इस तरफ लेकर के आ जा रहे, तो ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और 216 भी इधर आएगा तो -216 हो जाएगा, इक्वल टू 0, बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर आप क्या करेंगे, ये आर क्यूब प्लस में और ये आर क्यूब माइनस में, दोनों गया। फिर ये 3r², फिर ये माइनस 3r जैसा था वैसी रहा, ये +1 -1 ये दोनों भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया -216 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में मेरा 3 कॉमन जा रहा है, तो 3 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा r² माइनस यहाँ पे बच जाएगा r, फिर माइनस 216 से 3 कॉमन जाएगा तो आ जाएगा 72। तीनों में 3 कॉमन गया तो 3 ले लिए, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 3 जो इस तरफ दिख रहा है इंटू कर रहा है इस ब्रैकेट से, इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो ये r² माइनस r माइनस 72 इधर जैसा था वैसी रहा। ये 3 जो इंटू कर रहा है बराबर के उस तरफ जाएगा तो 0 से डिवाइड करेगा और 0 ही हो जाएगा, बराबर के। अब इस तरफ ये दिख रहा हमारा क्या, मिडिल टर्म फैक्टर ये दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग करेंगे जो क्लास 8 में ही हम लोग सीखे हैं। तो क्या होगा, माइनस करके सामने यहाँ पे बीच में कितना लाना होगा, लास्ट वाले डिजिट के पास अगर माइनस का साइन है तो बीच वाला संख्या को माइनस करके लाते हैं, तो लास्ट वाले संख्या के पास माइनस का साइन है तो बीच वाले संख्या यहाँ पे क्या दिख रहा, 1, मतलब बीच वाले संख्या को 1 माइनस करके लाना है। तो 8 9 और इंटू करके 72 आना चाहिए, तो 9 8 72, 9 से 8 का इंटू कर देंगे तो 72 और 9 से 8 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा मिडिल टर्म r² माइनस r को पहले रख देंगे और यहाँ पे जो 1 है इस 1 के लिए हम अपना फैक्टर 9 - 8 लिख देंगे। इस 1 के लिए 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 9 - 8 और r को पहले लिख दिए, फिर -72 इक्वल टू 0। r को हम लोग बाद में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर r² माइनस r से इस 9 का इंटू करेंगे, अब क्या होगा, ये ब्रैकेट टूटेगा, तो ब्रैकेट टूटेगा तो r दोनों से इंटू करेगा तो हो जाएगा -9 से r का इंटू होगा तो 9r, फिर माइनस माइनस प्लस r से 8 का इंटू होगा तो 8r, फिर -72 इक्वल टू 0। फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों में अलग कॉमन और इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हमारा कॉमन जा रहा r, दोनों में r दिख रहा है तो r कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 2 ठो r में से 1 ठो r निकल गया तो 1 ठो r बचा, माइनस r था निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा। इन दोनों में जो बच गया, जो कॉमन गया ले लिया और इन दोनों में जो बच गया उसको ब्रैकेट में यहाँ पुट अप कर दिए। फिर अब इन दोनों में कॉमन जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन जाने से पहले प्लस साइन दिख रहा है तो प्लस साइन ले लिए, प्लस साइन को कॉमन ले लिए। फिर 8 और 72 में कॉमन क्या जाएगा, 8, क्योंकि 8 के टेबल में 72 आता, अगर 8 के टेबल में 72 नहीं आता तो कॉमन नहीं जाता, तो 8 के टेबल में 72 आता है तो 8 कॉमन चला गया। यहाँ पे r है तो यहाँ पे r का कोई फॉर्म नहीं है तो r कॉमन नहीं जाएगा, सिर्फ 8 जाएगा, तो यहाँ से 8 निकल जाने से बच गया r, फिर प्लस माइनस माइनस, ये साइन से इंटू करें क्योंकि हम लोग साइन कॉमन लिए,
तो प्लस माइनस माइनस 72 से 8 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 9। 8 9 72 9, कैसे 8 से 72 को डिवाइड दो तो पता चल जाएगा 9 आएगा इक्वल टू 0। फिर r माइनस 9 और r माइनस 9 फिर दोनों में मेरा सेम आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी अगर दोनों में सेम आ गया तो हम कहेंगे कि हम लोग सही जा रहे हैं, नहीं तो रॉन्ग कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हैं। तो दोनों में सेम आना चाहिए, तो r माइनस 9 फिर से कॉमन आ गया, r माइनस 9 को कॉमन लेंगे और जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में बैठाएंगे। तो इस पूरे टर्म में से r माइनस 9 अगर निकल गया तो बच जाएगा सिर्फ r, अलग ब्रैकेट में इसको बैठा रहे। फिर r माइनस 9 इस टर्म में से निकल गया तो बच जाएगा प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया मेरा मिडिल टर्म। अब क्या करेंगे, यहाँ से इधर और करके हम लोग r का दो वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे। तो इधर r माइनस 9 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू हो गया मेरा 9, माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9, और r प्लस 8 इक्वल टू 0, सो r इक्वल टू प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो इन दोनों में r का वैल्यू मेरा 9 और माइनस 8 आ रहा है, लेकिन इन दोनों वैल्यू में हम लोग किस वैल्यू को अपना माने कि लेंगे तो 9 वाले को, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि रेडियस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा। तो इस वैल्यू को हम लोग लेंगे, मतलब बाहरी अर्धव्यास हम लोग को पता चल गया कि कितना है। r को माने थे बाहरी अर्धव्यास, तो बाहरी अर्धव्यास पता चल गया 9 सेंटीमीटर। तो अब बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं कि बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 9, उसका स्क्वायर पुट अप कर देंगे तो 4 इंटू 22/7 इंटू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और जो सॉल्व होकर के आएगा वो हो गया हमारा आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना है इसके आगे इंटू करके, 22 से 4 का इंटू कर देंगे तो 22 चौक 88, यहाँ पे 88 और 81 से फिर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 8 8 64, फिर 8 8 64 और 4 70, तो 8 8 4 12, फिर 1 फिर 7, ये हो जाएगा 7128/7। अब इसको क्या करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 1 एक बार जाएगा, फिर 0 7 एकम 7, फिर आएगा 5 8 7 8 56 2 पूर्णांक 7, कितना सेंटीमीटर।